and now we will discuss the difference between micro and macro economics. सबसे पहले तो बेटा हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा इनके बीच में? बेसिस ऑफ स्टडी। बेसिस ऑफ स्टडी में हम किसकी बात करेंगे बेटा? स्केर्सिटी एंड चॉइस की बात करेंगे। यहाँ हम स्केर्सिटी एंड चॉइस की बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे और यहाँ पर हम स्केर्सिटी एंड चॉइस की बात करेंगे होल लेवल पे। सबसे पहले बेटा हम ये समझेंगे कि स्केर्सिटी और चॉइस है क्या। मैंने बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स जब करवाई थी उसके अंदर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था, छोटा सा एग्जांपल था कि एक बच्चा है, एक बच्चे का बर्थडे है और उसके पेरेंट्स ने उसे 500 रुपीज गिफ्ट दिए। अब 500 रुपीज उसके लिए क्या है? रिसोर्सेज है, ठीक है जी। अब रिसोर्सेज उसके क्या है? लिमिटेड। उसके पास पैसे कितने हैं? सिर्फ 500 रुपीज है ना, तो रिसोर्सेज उसके पास क्या हो गए बेटा? लिमिटेड हो गए। अब उसके पास उन 500 रुपीज को स्पेंड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो 500 कंप्लीटली पार्टी के ऊपर स्पेंड कर दे, पार्टी दे दे अपने फ्रेंड्स को, एंड द सेकंड वन इज वो कोई नई शर्ट लेकर के आ जाए। थर्ड अल्टरनेटिव उसके पास क्या है? बैंक में अपने सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दे, ठीक है जी। ऐसे उसके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स हो गए। अब इन अल्टरनेटिव्स में से उसे बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, ठीक है। यही हमारे पास क्या है बेटा? स्केर्सिटी एंड चॉइस। उसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा लेना है जिसमें उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ध्यान रखिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। किसी के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकती है, किसी के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है। क्लियर बेटा? नाउ यहाँ पे हम लोग अगर इकोनॉमिक लेवल पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्केर्सिटी एंड चॉइस क्या हो जाएगा? एक फर्म के पास या इंडस्ट्री के पास लिमिटेड लेवल ऑफ रिसोर्सेज होंगे और उन रिसोर्सेज को स्पेंड करने के लिए उसके पास क्या होंगे? अलग अलग बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो जाएंगे। अब उसे क्या करना है? बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है और उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन करना है। क्लियर बेटा? स्केर्सिटी एंड चॉइस सभी को समझ में आ गई। नाउ कम टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या था? बेसिस ऑफ स्टडी। यहाँ पर हम इन स्केर्सिटी एंड चॉइस को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, यानी एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली, एक इंडस्ट्री को मिली या नहीं मिली, एक फर्म को मिली या नहीं मिली। ये सब हम किस पे डिस्कस करेंगे बेटा? माइक्रो लेवल पे, ठीक है जी। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम स्केर्सिटी एंड चॉइस की बात करेंगे, बट इट विल बी डिस्कस एज अ होल इकोनॉमिक लेवल, यानी हम पूरी इकोनॉमी। अब देखो बेटा हमारे देश के पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो हम अपनी पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट वे में यूज करना, बेस्ट अल्टरनेटिव लेना और वहां से अपना इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना। नाउ द सेकंड वन इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमारे पास माइक्रो लेवल पे कौन से रहेंगे बेटा? एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की अगर हम डिमांड निकालें या एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर यानी कोई भी फर्म प्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी एक सिंगल प्रोड्यूसर की अगर हम सप्लाई निकालते हैं तो वो हमारे पास किसका पार्ट हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एन होल इकोनॉमी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। यानी कि एक कंप्लीट इकोनॉमी के अंदर कंप्लीट एग्रीगेट या कंप्लीट डिमांड कितनी आई, कंप्लीट सप्लाई कितनी आई, वो मेरे पास किसका पार्ट होगा बेटा जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक्स एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट अगर हम मैक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे बात करेंगे तो इकोनॉमिक एजेंट कौन से हो जाएंगे बेटा? इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूसर क्या करते हैं? उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिविजुअल एजेंट्स कौन से हो जाएंगे? आरबीआई, एसबीआई, टीआरएआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेटा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल के इकोनॉमिक एजेंट्स हो गए यानी इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक एजेंट हो गए, वो अपने पर्सनल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, पर्सनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है जी। ये अपना प्रॉफिट देखेंगे, जबकि ये लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए क्या काम करते हैं? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मार्केट के अंदर कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड डिसीजन लेना, ये सब किसका काम है बेटा? इन सब का, ठीक है। ये किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो लेवल पर लिमिटेड रहेगा।
रहेगा माइक्रो लेवल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेशन यानी समेशन हम किसका करेंगे। देखो बेटा मैसेज जो इसके अंदर एग्रीगेशन है एक पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या पर्टिकुलर कंज्यूमर की नीड्स का या सप्लाई का किया जाता है, ठीक है जी। बट ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेशन क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट इंडस्ट्री को एग्रीगेट कर लोगे, यानी एक इंडस्ट्री के अंदर आने वाली जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी की सप्लाई को ऐड कर लोगे। एग्रीगेट सप्लाई ऑफ होल इंडस्ट्री हम लोग निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ऑफ होल इकोनॉमी निकल करके आए, ठीक है जी। बट यहाँ पर एक बट भी लग जाता है। अब ये बट मैंने क्यों लगाया, यहाँ पर हम लोग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होल इकोनॉमी की तो निकालेंगे, बट कई बार क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं ना इकोनॉमी में उसको डिस्कस करने के लिए हम एक कंप्लीट, जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो हो गई हमारे पास, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो हो गई हमारे पास, हम उन सबका एग्रीगेट सप्लाई निकाल लेते हैं उसको डिस्कस करने के लिए। या एक कंप्लीट जो हमारे पास सर्विस सेक्टर हो गया, मैं कंप्लीट सर्विस सेक्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सर्विस सेक्टर समझते हैं ना आप लोग, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उस कंप्लीट सर्विस सेक्टर की सप्लाई या उसकी डिमांड उन सबको एग्रीगेट कर सकते हैं हम, ताकि उनके स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर सके। आई मेरी बात समझ में, यानी एक पर्टिकुलर अलग से अगर मैं इस तरीके से कोई इकोनॉमी ले रही हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी ले रही हूँ या फिर सर्विस सेक्टर ले रही हूँ, इन सभी का भी अगर हम समेशन करते हैं इट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा जी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल इश्यूज। इसके सेंट्रल इश्यूज क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बेटा रिसोर्सेज मेनली किसके हाथ में है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, इन्हीं के हाथ में ही है ना। तो इन्होंने क्या करना है, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। तो वो अपने रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट करें, किस तरीके से लगाएं ताकि उनके पास जो रिसोर्सेज है ना वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके, यानी उनका जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो इक्विलिब्रियम लेवल अपना अटेन कर सके। यहाँ पे हमारे पास क्या सेंट्रल इशू रहेगा कि ओवरऑल आउटपुट हमारे पास हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी आई, जीडीपी कितनी आई, एनडीपी कितनी आई। नेक्स्ट वन असम्पशन। इसके अंदर असम्पशन हम लोग क्या लेके चलेंगे बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी फैक्टर कांस्टेंट है। जैसे बेटा मैंने डिमांड में बताया था ना आप लोगों को कि अगर हम एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे तो अदर सभी फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। एज इट इज सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होते, एक्चुअल में कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता, बट हम लोग assumption लेके चलेंगे। assumption क्यों लेके चलेंगे बेटा, अगर सभी फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे तो हमें उनको डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा ना, उनकी चेंजेस का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी थ्योरी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं लेकर के चलते, ठीक है जी। हाँ जी, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की को डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अगर आप लोगों को इन फैक्टर्स को मतलब समझने में दिक्कत है कि ये कांस्टेंट किस वजह से है, किस रीजन से है, तो आप लोग मेरा डिमांड वाला चैप्टर उठाकर देख लीजिए। उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया था आप लोगों को कि अगर एक फैक्टर कांस्टेंट है, सॉरी एक फैक्टर के अगर हम चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं तो दूसरे का कांस्टेंट क्यों लेकर के चल रहे हैं। हेलो बच्चों, मैं हूँ सीए कविता धिंगरा और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना कल का बचा हुआ टॉपिक। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी सब डिफरेंसेस हमारे कल वाले टॉपिक में हो चुके थे एक्सेप्ट 2। तो बचे हुए दोनों टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। कौन से दो डिफरेंसेस रह गए थे, मेथड ऑफ स्टडी एंड द सेकंड वन इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। सबसे पहले बेटा मेथड ऑफ स्टडी देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है जी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं बेटा, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे। ओके, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या है, देखो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने +1 के अंदर अब स्टडी की थी। +1 के अंदर हमने इक्विलिब्रियम एनालिसिस किया था कमोडिटीज का। कमोडिटीज डिमांड एंड सप्लाई देखते थे ना हम लोग, कमोडिटीज की पूरी इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखी वो हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज के
ऊपर बेस्ड थी, तो वहां पे हमने इक्विलिब्रियम किसका निकाला था, सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी मार्केट का। अच्छा एक बात और बेटा, जिस बच्चे को ध्यान ना हो मैं बताना चाहूंगी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हम अगर फर्म का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो इसका मतलब फर्म मैक्सिमम सेटिस्फाइड कहां पर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस कंज्यूमर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मैक्सिममली कहां सेटिस्फाइड है। ठीक है जी, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो फिर से मैं आपको बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन सा इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे, पार्शियल। और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में किसकी एनालिसिस होगी, ओनली कमोडिटीज की। सभी कमोडिटीज की एनालिसिस, सभी प्रोडक्ट्स की एनालिसिस आपने किसमें की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे। जनरल यानी कि हर एक मार्केट का इक्विलिब्रियम देखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, हम किसका इक्विलिब्रियम देखेंगे बेटा, हर एक मार्केट का। किस किस का, कैपिटल का, लेबर का, कमोडिटीज का, तीनों का इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम लोग कहां पर करेंगे, मैक्रो के अंदर। अब सबसे पहले बेटा बात आती है कि कैपिटल मार्केट आखिर है क्या। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, जहां पर हम शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इन सब की बात करते हैं। इनकी डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में क्या देखेंगे कि जितने लोग, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा, जितने लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें काम मिल रहा है, दैट मीन्स लेबर इक्विलिब्रियम है। लेबर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम है। ध्यान से बात सुनिए बेटा, यहां मैं लिख के दिखा रही हूं आपको, ऑल वर्कर्स who wants to work at existing wage rate got employment या got job। ठीक है बेटा, ये इस टॉपिक का मेन पार्ट है। हम लोग नॉर्मली कई बार क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि हाँ सब लोगों को काम मिल गया, मींस एम्प्लॉयमेंट आ गई। नो, सब लोगों को काम कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे कई लोग काम करना ही नहीं चाहते। जो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते उसे हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आई मेरी बात? यानी लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करना जो लोग चाहते हैं उन सभी को अगर काम मिल गया, दैट मींस लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट वन इज कमोडिटी मार्केट। बेटा कमोडिटी मार्केट का इक्विलिब्रियम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिमांड एंड सप्लाई जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मींस what is logical at micro level may not be logical at macro level, or you can say what is logical at macro level may not be logical at micro level। यानी कि जो चीज हमें माइक्रो लेवल पर अच्छी दिख रही है वो जरूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पे भी अच्छा हो, और जो चीज हमें मैक्रो लेवल पे बहुत अच्छा दिख रहा है जरूरी नहीं है वो माइक्रो लेवल पे भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो या अच्छी हो। क्लियर? इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। माइक्रो लेवल पे हम एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक इंस्टीट्यूशन, एक इंडस्ट्री, इसी की बात करते हैं ना, कल हम लोगों ने सीखा था। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल। किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल जो है अपनी इनकम अर्न कर रहा है रेगुलर, ठीक है, और उसने क्या किया, अपनी इनकम का कुछ एक पार्ट सेव करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, उस इंडिविजुअल ने क्या किया, अपनी इनकम का कुछ एक पार्ट सेव करना शुरू कर दिया। हो सकता है उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया हो या कहीं अदर लोन पे दिया हो, एफडी करवाई हो, तो उसे क्या हुआ, इससे इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट आएगा ना बेटा, उसके पास कमीशन आएगा ना, अगर कहीं भी डिपॉजिट करवाएगा तो किसी न किसी तरीके से इनकम आएगी, या तो इंटरेस्ट आएगा या कमीशन आएगा, उसने जो भी सेविंग्स की उसके ऊपर कुछ ना कुछ आएगा उसके पास। तो एक इंडिविजुअल ने क्या किया, अपनी इनकम का कुछ एक पार्ट सेव किया, उसके ऊपर क्या आई, रेगुलर इनकम आई उसके पास,
अब ये क्या है हमारे पास, बेनिफिशियल है एट विच लेवल, एट माइक्रो लेवल। ठीक है जी, कोई भी इंडिविजुअल अगर पैसा सेव करता है, उसके ऊपर इनकम कमाता है, तो अपने फ्यूचर के लिए एक प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइक्रो लेवल के ऊपर बेनिफिशियल हो जाएगा। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो, अगर मैक्रो लेवल के ऊपर, मैक्रो में अच्छा फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, माइक्रो में हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर किसकी बात करते हैं, होल इकोनॉमी की। ठीक है जी, किसी भी एक इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, एक फर्म की बात नहीं करेंगे, एक पर्सन की बात नहीं करेंगे। Here at macro level we will talk about whole economy। ठीक है, अब सोचो, ध्यान से मेरी बात सुनो, सोचो पूरी की पूरी इकोनॉमी इनकम अर्न कर रही है, और पूरी इकोनॉमी ने क्या किया, पैसा बचाना शुरू कर दिया। सेविंग्स बाय ऑल पीपल ऑफ इकोनॉमी, सभी इकोनॉमी के लोगों ने क्या किया, पैसा बचाना शुरू कर दिया, सेविंग करनी शुरू कर दी। अब अगर सभी लोग सेविंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका खर्चा कम हो जाएगा। देखो बेटा, इनकम में से हम जितना खर्चा करते हैं, बचा हुआ पार्ट क्या होता है, सेविंग। देखो जो टोटल इनकम हमारी है, टोटल इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी बेटा, सेविंग्स। अगर हमारे पास सेविंग बढ़ जाएगी तो एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, हमारे कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट सेविंग्स रेफर्स टू एक्सपेंडिचर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर खर्चा कम होगा, अगर हम लोग खर्चा ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में कम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? अगर हम खर्चा ही नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस ही नहीं करेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। ऑल ओवर इकोनॉमी की बात कर रही हूँ बेटा मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिमांड हो जाएगी कम। अब अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, मार्केट में किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं है, लोग सामान कम खरीद रहे हैं, तो प्रोडक्शन किसके लिए होगा, प्रोडक्शन तो कंज्यूमर के लिए होता है ना। तो सप्लायर क्या करेगा, प्रोडक्शन कम कर देगा। सप्लायर के प्रोडक्शन कम करने के बाद क्या होगा, लोगों को काम मिलना कम हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? यानी डिमांड का ज्यादा होना भी मार्केट के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी नुकसान करता है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा, डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम आपको। अब देखो माइक्रो लेवल पे हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल अगर सेव करता है तो उसके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होती है। बट इन केस ऑफ मैक्रो लेवल, अगर होल इकोनॉमी सेविंग करने लग जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, यानी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट इज लॉजिकल एट